भारत और फ्रांस के बीच रफाल के सोर्स कोड को लेकर फिलहाल विवाद की स्थिति बनी हुई है। भारत चाहता है कि उसे रफाल का सोर्स कोड दिया जाए ताकि उसमें स्वदेशी हथियारों जैसे अस्त्र MK1 मिसाइल और स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन्स को इसमें लगाया जा सके। ये सोर्स कोड रफाल को मिशन कंप्यूटर, AESA रडार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली जैसे महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर सिस्टम को नियंत्रित करता है, जिसके बिना स्वतंत्र रूप से हथियारों का एकीकरण संभव नहीं है। हालांकि डसॉल्ट इस मामले में अपनी अनिच्छा जाहिर कर चुका है। उनका कहना है कि इसे साझा करने से उनकी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता यानी कंपटीशन और राफेल की रणनीतिक बढ़त कमजोर हो सकती है। कहा जा रहा है कि फ्रांस को यह भी डर है कि सोर्स कोड लीक होने से रिवर्स इंजीनियरिंग का जोखिम हो सकता है, यानी भारत सोर्स कोड का इस्तेमाल करके रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए इसे और ताकत दे सकता है, जो कंपनी के हित में नहीं होगा, खासकर भारत, चीन, पाकिस्तान के तनावपूर्ण भू राजनीतिक माहौल में। दूसरी ओर भारत का कहना है कि वो सोर्स कोड के बिना राफेल को पूरी तरह से स्वदेशी हथियारों से लैस नहीं कर सकता, जिससे उसकी रक्षा स्वतंत्रता और आत्मनिर्भर भारत की नीति प्रभावित होती है। भारत का अनुभव मिराज 2000 के साथ भी ऐसा ही रहा है, जहां फ्रांस ने दशकों बाद भी सोर्स कोड साझा नहीं किया, जिसके कारण भारत को हथियार एकीकरण के लिए फ्रांसीसी सहायता की जरूरत पड़ती है। ओपन मैगजीन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि डसॉल्ट के सोर्स कोड को लेकर निराशाजनक व्यवहार के बाद भारत अब 26 राफेल मरीन जेट की आगे की खरीद पर पुनर्विचार कर रहा है। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि भारत आने वाले समय में राफेल की खरीद कम कर सकता है। इसलिए ये सवाल उठ रहे हैं कि भारत आगे कौन सा लड़ाकू विमान खरीदेगा। माना जा रहा है कि भारत रूस के सुखोई Su-57 की खरीद कर सकता है, क्योंकि रूस ने भारत के सामने सोर्स कोड या अन्य तकनीकी रुकावटों जैसी कोई शर्त नहीं रखी है। माना जा रहा है रूस ने भारत को Su-57 डील ऑफर की है। इसमें मेक इन इंडिया के तहत भारत में विमानों का प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और Su-30 MKI के मौजूदा ढांचे का उपयोग जैसे प्रस्ताव शामिल किए जाएंगे। रूस का कहना है कि उनका विमान सस्ता भी है और इसके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर यानी अमेरिका के F-35 से सस्ता है, जो भारत की बकेट लिस्ट में फिलहाल शामिल है। ऐसे में माना जा रहा है कि रफाल का सोर्स कोड न मिलने पर भारत दूसरे ऑप्शन की तलाश करेगा, जो न सिर्फ फ्रांस के लिए समस्या पैदा कर सकता है, बल्कि आने वाले समय में फ्रांस के साथ डिफेंस डील पर भी एक बड़ा प्रभाव डाल सकता है। वहीं भारत के लिए एयरक्राफ्ट्स के मामले में ये एक बेहतर डील बनाने वाला साबित हो सकता है, क्योंकि भारत जल्द ही 114 मल्टीरोल फाइटर जेट्स की एक भारी भरकम डील करने जा रहा है। ओपन मैगजीन के मुताबिक भारत रूस के 5th जनरेशन मल्टीरोल फाइटर जेट सुखोई Su-57 फैलन खरीदने पर विचार कर रहा है। हालांकि इस रेस में अमेरिका का F-35 फाइटर जेट भी शामिल है। अमेरिका ने भी F-35 की पेशकश की है, जो तकनीकी रूप से अधिक उन्नत माना जाता है, लेकिन ये Su-57 से कई गुना महंगा है। इसकी प्रति यूनिट कीमत 80 से 100 मिलियन डॉलर है। हालांकि अमेरिका इस मामले में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर मना कर चुका है, यानी कि अमेरिका का साफ कहना है कि वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करेगा। ऐसे में भारत के लिए ये थोड़ा कम महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि भारत रक्षा के मामलों में स्वदेशी निर्मित हथियारों पर जोर देना चाहता है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर Su-57 को लेकर बात बन जाती है तो फिर भारत जल्द ही इसको लेकर एक बड़ी डील साइन कर सकता है। हालांकि ये सब कब होगा, कैसे होगा, ये सब भविष्य के गर्भ में छिपा है। जरा इस वीडियो को गौर से देखिए। प्लेन का गेट खुलता है, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन दिखते हैं। इसके तुरंत बाद उनके चेहरे पर एक हाथ पड़ता है और मैक्रो का रिएक्शन ऐसा था जैसे उन्होंने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। यह हाथ था राष्ट्रपति मैक्रोन की पत्नी ब्रिजिट मैक्रोन का। इसके बाद मैक्रो अंदर चले जाते हैं और कुछ देर के बाद दूसरी ओर से बाहर आते हैं। वीडियो को देखकर ऐसा लगा जैसे दोनों के बीच पहले से किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था और इसी आवेश में उन्होंने हाथ उठा लिया।
हालांकि कुछ लोग इसे महज एक मजाक से जोड़कर देख रहे हैं। आपको बता दें कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों वियतनाम की राजधानी हनोई पहुंचे थे। उन्होंने हनोई एयरपोर्ट पर लैंड किया, उनके प्लेन का गेट खुला और फिर ये वीडियो कैमरे में कैद हो गया। उन्हें एहसास हुआ कि नीचे पत्रकारों का हुजूम है जो उन्हें रिकॉर्ड कर रहा है। फ्लाइट से उतरते समय राष्ट्रपति मैक्रों और उनकी पत्नी ब्रिजिट बिना एक दूसरे का हाथ पकड़े नजर आए। इस दौरान मैक्रों काफी असहज दिख रहे थे और उनकी नजरें पत्नी पर कुछ इस तरह थी जैसे वे डर रहे हों कि कहीं ब्रिजिट सार्वजनिक रूप से कोई विवाद न कर दे। बता दें कि इमैनुअल मैक्रों और ब्रिजिट मैक्रों की शादी की कहानी विश्व प्रसिद्ध है, जिसे एक असामान्य रिश्ता माना जाता है। इमैनुअल मैक्रों अपनी पत्नी ब्रिजिट से 24 साल छोटे हैं और दोनों की उम्र में 24 साल का अंतर है। आपको बता दें कि फ्रांस और वियतनाम ने सोमवार को 20 एयरबस विमानों के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के अलावा इमैनुअल मैक्रों ने हनोई का दौरा किया ताकि अपने पूर्व उपनिवेश में फ्रांस के प्रभाव को बढ़ाया जा सके, जो अमेरिकी टैरिफ को कमजोर करने की धमकियों से जूझ रहा है। मैक्रों की वियतनाम की पहली औपचारिक यात्रा लगभग एक दशक में किसी भी फ्रांसीसी राष्ट्रपति की पहली यात्रा और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा शुक्रवार को जून से यूरोपीय संघ के सामानों पर 50% शुल्क लगाने की धमकी के बाद हुई है, जिसने 27 देशों के ब्लॉक के साथ तनाव को और ज्यादा बढ़ा दिया है। निर्यात पर निर्भर वियतनाम वॉशिंगटन से अधिक अमेरिकी सामान खरीदने के दबाव में व्यापार वार्ता में 46% टैरिफ को टालने का वादा कर चुका है, जो इसके विकास को बाधित कर सकता है, जिससे क्षेत्र की कीमत पर सौदों के बारे में यूरोपीय चिंताएं बढ़ गई है। इमैनुअल मैक्रों की यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित सौदों में विमान खरीद, परमाणु ऊर्जा, रेलवे, एयरबस, पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों और सनोफी टीकों पर सहयोग शामिल था। रॉयटर्स द्वारा लिखे गए दस्तावेजों की एक सूची से पता चलता है, जो एक पुरानी रिपोर्ट की पुष्टि करता है। प्रेस को दिए गए बयानों में, जिससे कोई सवाल नहीं पूछा गया, मैक्रों ने नेविगेशन की स्वतंत्रता के लिए फ्रांस के समर्थन को दोहराया, जो वियतनाम के लिए एक प्रिय मुद्दा है क्योंकि ये अक्सर दक्षिण चीन सागर में विवादित सीमाओं को लेकर बीजिंग के साथ टकराव करता है। मैक्रों ने रक्षा और अंतरिक्ष समेत कई परियोजनाओं पर हस्ताक्षर का हवाला देते हुए कहा कि वियतनाम के साथ साझेदारी एक मजबूत रक्षा सहयोग को शामिल करती है। वियतनाम के राष्ट्रपति लोंग कोंग ने इस दौरान कहा कि रक्षा साझेदारी में रणनीतिक मामलों पर जानकारी साझा करना इन दस्तावेजों में शामिल है और इसके अलावा रक्षा उद्योग, साइबर सुरक्षा और आतंकवाद विरोध में मजबूत सहयोग फ्रांस के साथ उनका शामिल है। यानी कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का जब ये वीडियो वायरल हुआ तो उसके तुरंत बाद उन्होंने वियतनाम की राजधानी हनोई में जाकर वियतनाम के साथ कई बड़े समझौतों पर हस्ताक्षर किए। बीते लंबे समय से इस्राएल गजा में बमबारी कर रहा है। हमास से बदला लेने के नाम पर इस्राएली फौज गजा में मासूम लोगों का खून बहा रही है। इस वक्त उनका बस एक ही मकसद है, गजा पट्टी को पूरी तरह से अपने कब्जे में लेना। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इस्राएल की इस जिद में उसके साथी देश उसका विरोध कर रहे हैं, वो देश जो शुरू में उनके साथ खड़े थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फ्रांस की। साल 2023 में जब हमास ने इस्राएल पर हमला किया तो फ्रांस ने इस्राएल के आत्मरक्षा का समर्थन किया था। लेकिन अब जिस तरीके से गजा में कत्लेआम मचाया जा रहा है, उससे फ्रांस भी हैरान है। कुछ समय से फ्रांस इस्राएल पर युद्ध रोकने का दबाव डाल रहा है और इसी कड़ी में फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बैरोट ने अरब इस्लामिक मंत्री स्तरीय समिति के वरिष्ठ सदस्यों से शुक्रवार को मुलाकात की। इस दौरान गजा पट्टी में चल रहे संकट और क्षेत्र में शांति को आगे बढ़ाने के प्रयासों के बारे में बातचीत की गई। फ्रांसीसी विदेश मंत्रालय का दौरा करने वाले प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सऊदी विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान ने किया। इसमें उनके साथ जॉर्डन और मिस्र के समकक्ष अयमान सफादी और बद्र अब्देलती शामिल थे। बैरूट के साथ उनकी चर्चा गजा में युद्ध को समाप्त करने, मानवीय सहायता की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने और फिलिस्तीनी लोगों और कब्जे वाले क्षेत्रों के खिलाफ इस्राएली बलों द्वारा चल रहे उल्लंघनों को रोकने के लिए समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों पर केंद्रित थी, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवीय मानदंडों का उल्लंघन बताया गया है। सऊदी प्रेस एजेंसी ने रिपोर्ट किया। उन्होंने उन तरीकों के बारे में भी बातचीत की जिनसे न्यायपूर्ण और स्थायी शांति को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राजनयिक कार्यवाही को तेज किया जा सकता है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तावों के अनुरूप 2 राज्य समाधान के कार्यान्वयन पर जोर दिया गया। कुल मिलाकर इस चर्चा का मुख्य मुद्दा ही गजा था। बताया जा रहा है कि बैठक में 2 राज्य समाधान पर आगामी उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की तैयारियों की समीक्षा भी की गई, जो 17 से 20 जून को न्यूयॉर्क में संयुक्त सऊदी फ्रांसीसी अध्यक्षता में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में निर्धारित है।
खास बात यह है कि फ्रांस न सिर्फ गजा में शांति चाहता है, बल्कि कहा जा रहा है कि वो फिलिस्तीन को मान्यता भी दे सकते हैं। अप्रैल में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने घोषणा की थी कि उनका देश आने वाले महीनों में फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता दे सकता है। उन्होंने कहा कि जून में 2 राज्य समाधान पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इसराइल के साथ फ्रांस के संबंध खराब हो जाएंगे, क्योंकि इसराइल नहीं चाहता कि फिलिस्तीन को कोई भी देश मान्यता दे, खास तौर पर पश्चिमी देश। इसराइल गजा में युद्ध विराम के लिए अंतर्राष्ट्रीय आह्वान को अस्वीकार करता है। वो अपनी कार्रवाई को जवाबी हमले के रूप में प्रस्तुत करता है और हमास को खत्म करने की बात अक्सर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कही जाती है। अब देखना यह होगा कि फ्रांस इस मामले में आगे क्या कदम उठाता है।